नमस्कार। एक बार पुनः मेरे यूट्यूब चैनल माई स्कूल माई इकोनॉमिक्स में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ सब बच्चे स्वस्थ हैं, अच्छे हैं और आप इस वीडियो के माध्यम से कुछ समझ रहे हैं। संसाधन के रूप में लोग, जो कल हमने अध्याय पढ़ा उसी को हम आगे बढ़ाते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि संसाधन को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। सर्वप्रथम जो कल पढ़ा उसको एक बार रिवीजन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हमने देखा था कि संसाधन वो होता है जिसका कोई आर्थिक मूल्य होता है, और यहाँ हमने देखा कि संसाधन मानव है, वो संसाधन के रूप में कैसे काम करता है। तो मानव में जितना शिक्षा और स्वास्थ्य और प्रशिक्षण बढ़ाया जाए, मानव उतना ही अच्छा संसाधन बनता है। फिर हमने कुछ पारिभाषिक शब्दावलियाँ देखी थी जो हमारे इस पाठ में उपयोगी या महत्वपूर्ण साबित होगी। जैसे सबसे पहले हमने सकल घरेलू उत्पाद देखा था और पढ़ा था कि किसी देश की घरेलू सीमा में उत्पादित समस्त वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। फिर हमने देखा कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में हम जीडीपी में से देश के निवासियों का उत्पादन ही जोड़ते हैं और विदेशियों के द्वारा उत्पादित वस्तु और सेवाओं को घटा देते हैं, और विदेशों में हमारे देश के नागरिकों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं को जोड़ देते हैं। हमने देखा संसाधन क्या होता है, मानव पूंजी क्या होती है, किस प्रकार से शिक्षा और कौशल से उसको एक उच्च श्रेणी की मानव पूंजी बनाई जा सकती है। फिर हमने जीवन की प्रत्याशा देखा, जो एक महत्वपूर्ण संकेत है किसी देश के संसाधन को मापने का, जिसमें हमने देखा कि एक व्यक्ति अपने औसत जीवन काल का अनुमान है, अर्थात जन्म के बाद वह कितने साल जीवित रहेगा, यह जीवन की प्रत्याशा है। फिर हमने देखा शिशु मृत्यु दर, यह एक ऐसा पैमाना है जिससे हम अनुमान लगाते हैं कि जिस राष्ट्र में शिशु मृत्यु दर जितनी कम होगी, हम कह सकते हैं स्वास्थ्य का स्तर उतना ही अच्छा होगा। फिर हमने जन्म दर देखा कि प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या जन्म दर कहलाती है। फिर हमने मृत्यु दर देखा कि प्रति वर्ष कुल जनसंख्या पर प्रति 1000 कितने लोग एक साल में मृत्यु हो जाती है, उसको हम मृत्यु दर कहते हैं। फिर हमने देखा कि संसाधन के रूप में लोग हमारी या हमारे देश की परिसंपत्ति होती है, दायित्व नहीं होता है। पहले इसको दायित्व समझा जाता था, लेकिन अब हम कह रहे हैं कि ये हमारी परिसंपत्ति है, क्योंकि राष्ट्र निर्माण में जनसंख्या ही महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसको हमने जापान के उदाहरण से समझा था कि किस प्रकार से भौतिक पूंजी को उत्कृष्ट बनाने के लिए मानव पूंजी जरूरी है। फिर हमने कुछ उदाहरण दिए थे, जैसे अध्यापक, डॉक्टर, इंजीनियर और दर्जी आदि। ये सब सेवा क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं जो राष्ट्र को आगे बढ़ाते हैं और एक अच्छी मानव पूंजी है। मानव पूंजी अच्छी तभी होगी जब उसका शिक्षा का स्तर उच्च हो, व्यक्ति स्वस्थ हो और उसके पास प्रशिक्षण लिया हुआ हो। इसके बाद में हमने देखा कि भारत की जो विशाल जनसंख्या है वो परिसंपत्ति की अपेक्षा दायित्व क्यों माना जाता रहा लंबे समय तक, क्योंकि भारत खाद्यान्नों के उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं था। जैसे कि आपने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि हरित क्रांति के बाद में ही हम आत्मनिर्भर हो पाए। तो तब तक लोगों का पेट नहीं भरता, तब तक वो परिसंपत्ति के रूप में कम, दायित्व के रूप में ज़्यादा होता है। इसलिए हमने भी 1980 के दशक तक जनसंख्या को दायित्व समझा, परिसंपत्ति नहीं। फिर हमने शकल और विलास की कहानी से समझा कि किस प्रकार से माता पिता की सहायता से और व्यक्ति की या बच्चे की लगन से हम एक अच्छा और सफल मानव पूंजी का निर्माण किस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे हमने देखा कि शकल कंप्यूटर की व्यावसायिक शिक्षा लेकर अच्छा रोजगार पाता है, जबकि विलास गठिया रोग से पीड़ित भी है और पारिवारिक परिस्थिति खराब होने के कारण वह रोजगार नहीं कर पाता। पिता के अभाव में माता का सहारा बनता है और माँ के बीमार पड़ने पर वह स्वयं ही मछलियाँ बेचने का काम शुरू कर देता है, जो उसकी मजबूरी बन जाती है। फिर हमने देखा कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर निवेश से हमारी अर्थव्यवस्था में एक ऐसा चक्कर शुरू हो जाता है जिसको हम अच्छा चक्कर कहते हैं। यानी आप जहाँ जहाँ निवेश करते जाओगे, जैसे स्वास्थ्य पर निवेश करोगे तो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तो वो रोजगार ज़्यादा करेगा, और रोजगार ज़्यादा करेगा तो वो उत्पादन भी ज़्यादा करेगा, और शिक्षा और प्रशिक्षण इसमें सहायक होगा। तो इस प्रकार से बनने वाला चक्कर अच्छा चक्कर बन जाएगा। और दूसरा दुष्चक्र है जो गरीबी को मापता है या गरीबी के बारे में बताता है। जैसे गरीब अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाता, उसके स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पाता, परिणाम स्वरूप बच्चा कुपोषित रह जाता है, और जब बच्चा कुपोषित रहेगा तो उसका वजन कम होगा, वो पूरी रूप से विकसित नहीं होगा, और आगे आने वाली पीढ़ी में वह भी एक श्रमिक के जीवन
के रूप में जीवन गुजारेगा। इस प्रकार से यह सर्किल चलता रहता है। इसी को हम गरीबी का दुष्चक्र कह सकते हैं। जापान के और अमेरिका के उदाहरण से हमने देखा कि वो देश कैसे धनी बने, यानी जिस देश के पास जितना मानव संसाधन है वह उतना ही धनी होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर हमने देखा कि जैसे हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि उत्पादन के 5 साधन हैं। भूमि है, श्रम है, पूंजी है, उद्यम है और साहस, और उनको मिलने वाला प्रतिफल भी हमने देखा था। अब इन 5 संसाधनों से जो उत्पादन होता है उसको हम 3 भागों में बांट देते हैं, और इसको हम क्षेत्र के हिसाब से बांटते हैं, जैसे प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। किसी वस्तु का जो उत्पादन होता है पहली बार, उसी को हम प्राथमिक क्षेत्र कह देते हैं। जैसे कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, झींगा पालन, मुर्गी पालन, खनन और उत्खनन प्राथमिक क्षेत्र के हिस्से हैं। फिर हमने देखा कि द्वितीय क्षेत्र, जिसको हम औद्योगिक क्षेत्र भी कह देते हैं, और उद्योगों में 2 काम होते हैं, या तो वो निर्माण का कार्य होता है और या तो निर्माण का कार्य होता है या फिर विनिर्माण का कार्य होता है। जैसे भवन का बनना, सड़क का बनना, ट्यूबवेल का खुदना, ये सारे निर्माण कार्य में शामिल होते हैं। जबकि हमने देखा था आलू से चिप्स बनाना, आटे से बिस्किट बनाना, ये सारा विनिर्माण कार्य का हिस्सा है, जिसमें वस्तु का मूल्यवर्धन किया जाता है। इसके अलावा जो व्यक्ति अपनी सेवा बेचता है, जैसे हमने देखा कि परिवहन इसी का हिस्सा है। इसके अलावा आपके गांव में या आपके शहर में रेहड़ी पर बेचने वाला व्यक्ति भी सेवा क्षेत्र का हिस्सा है। रेहड़ी पर जो सामान बेच रहा है वो भी सेवा क्षेत्र का हिस्सा है। डॉक्टर भी सेवा क्षेत्र का हिस्सा है। आपका अध्यापक भी सेवा क्षेत्र का हिस्सा है। इस प्रकार से हमने 3 क्षेत्रों में इसको बांट के देखा। फिर हमने देखा जो क्रिया बाजार के लिए होती है और जिसका कोई आर्थिक मूल्य होता है, जिसको हम मापते हैं, बाजार क्रिया कहलाती है। और जो उत्पादन घरेलू क्षेत्र के लिए होता है उसको हम गैर बाजार क्रिया कहते हैं। जैसे शकल की माँ घरेलू कार्य करती है और उसका जो उत्पादन होता है वो हमारी राष्ट्रीय आय का हिस्सा नहीं है, इसलिए वो गैर बाजार क्रिया कहलाती है। आपके घर में बोई हुई सब्जी जो घर के लिए है वो भी गैर बाजार क्रिया है। जबकि बाजार क्रिया के अंदर हम उन सेवाओं को शामिल किया जाता है जिसका हम कोई मौद्रिक मूल्य देखते हैं। जैसे हमने पीछे उदाहरण में देखा कि विलास की मम्मी मछलियाँ बेचती है और 150 रुपये प्रतिदिन कमाती है, तो यह 150 रुपये राष्ट्रीय आय का हिस्सा है, इसलिए इसको हमने बाजार क्रियाओं में शामिल किया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वो क्रियाएं जो घरेलू कार्य के लिए होती है उसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। दूसरे उदाहरण में जो हमने देखा, विलास की मम्मी जो मछलियाँ बेचती है और प्रतिदिन कुछ कमाती है, वो राष्ट्रीय आय का हिस्सा है। इसके अलावा राष्ट्रीय आय में क्या चीज़ें नहीं जोड़ी जाती, ये भी ध्यान में होना चाहिए। जो बच्चे हैं जिनकी आयु 15 वर्ष से कम है, उनसे द्वारा उत्पादित वस्तुओं को भी आर्थिक क्रिया में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि उनका कार्य क्षेत्र अभी मानव संसाधन के रूप में विकसित होना है, न कि श्रम बल के रूप में काम करना। फिर हमने देखा कि महिलाओं के साथ जो विभेद होता है, इसके 2 आधार हैं। एक आधार है जो सामाजिक हमारा स्तर है, वो महिलाओं को बराबर का दर्जा नहीं देता, परिणाम स्वरूप पारिश्रमिक महिलाओं को कम दिया जाता है, क्योंकि लोग मानते हैं कि पुरुषों की तुलना में महिलाएं कम काम करती हैं। कानूनी सुरक्षा का अभाव है। हमारे यहाँ कानून तो बना हुआ है, लेकिन कानून की पालना सही ढंग से नहीं होती, परिणाम स्वरूप महिलाओं को नियत रोजगार भी नहीं मिलता और रोजगार की सुरक्षा का भी अभाव होता है, परिणाम स्वरूप उनको वेतन कम भी मिलता है। जैसे गर्भवती महिलाओं को लंबी छुट्टियों पर भेज देना और बदले में भुगतान नहीं करना या पारिश्रमिक नहीं देना, ऐसी अनेक समस्या हैं जो पुरुष और महिला के बीच में विभेद करती है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, जनसंख्या की गुणवत्ता की बात करते हैं। जनसंख्या की गुणवत्ता 2 संसाधनों से बढ़ाई जा सकती है। एक तो उसको शिक्षा देकर और दूसरा उसको चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवा के। शिक्षा के साथ एक आयाम और जोड़ दिया जाता है जिसका अर्थ होता है प्रशिक्षण। प्रशिक्षण वो माध्यम है जिससे व्यक्ति को किसी कार्य को करने की क्षमता विकसित होती है, यही भी शिक्षा का ही एक भाग है। शिक्षा में सरकार के द्वारा किए गए सतत प्रयास और लोगों में बढ़ रही जन जागरूकता, दोनों ऐसे पहलू हैं जो शिक्षा को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सरकार ने प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय खोले हैं। यह विद्यालय शहरों में स्थापित है, लेकिन पढ़ने वाले बच्चे ग्रामीण पृष्ठभूमि से होने चाहिए, जिनकी प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है, यानी जो गरीब घर के बच्चे हैं लेकिन प्रतिभावान हैं, उन्हीं के लिए ऐसे विद्यालयों की शुरुआत की गई है।
ऐसे ही शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए, ताकि मानव को अच्छी पूंजी में बदला जाए, हमने सर्व शिक्षा अभियान यानी एसएससी की भी शुरुआत की है। इसके अलावा सरकार जो मिड डे मील चला रही है वह भी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इस मिड डे मील प्रोग्राम के दो फायदे हैं। पहला कि बच्चों को कुपोषण से बचाया जाता है, दूसरा बच्चों को विद्यालय तक लाया जाता है ताकि वो कुछ सीख सके। लेकिन महत्वपूर्ण समस्या ये है कि हम हमारी सकल घरेलू उत्पाद का बहुत छोटा अंश ही शिक्षा पर खर्च करते हैं। 1951-52 में हमारी कुल आमदनी का मात्र 0.64% ही हम शिक्षा पर खर्च कर रहे थे, जो 15-16 में बढ़कर मात्र 3% तक रहने का अनुमान है। वास्तव में ये 2 से 2.5% ही रहता है। सरकार को ये वे बढ़ाना चाहिए। जैसा कि हमने पहले बात की कि किस प्रकार से जापान एक अच्छे मानव संसाधन के बदौलत अपने विकास को उच्च गति देश का और परिणाम स्वरूप मानव पूंजी के दम पर किस प्रकार से वह भौतिक पूंजी का भी विकास करने में सफल हुआ, ये हमने इसमें देखा था। अब आगे बढ़ते हैं। तो जापान जब 7% से अधिक शिक्षा पर व्यय कर रहा है तो हमें भी व्यय बढ़ाकर 3% से 7% तक करना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा का प्रसार किया जा सके और सभी बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाई जा सके, आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सके। इसी प्रकार सरकार के अन्य कदम जो शिक्षा के लिए ज़रूरी है, जिसमें सर्व शिक्षा अभियान के अलावा सरकार ने सेतु पाठ्यक्रम शुरू किया है, स्कूल लोटो कार्यक्रम शुरू किया है। इसके अलावा जैसे 2020 की कोविड स्थिति में सरकार ने स्माइल प्रोग्राम चलाया और सब विद्यार्थियों को, जैसे आपको अपना स्कूल का ग्रुप बनाया और उस ग्रुप पे से जोड़ा और पढ़ाई से संबंधित मटेरियल आपके ग्रुप पे भेजा और आपने अपना अध्यापन कार्य जारी रखा। आप समझ सकते हैं कि सरकार कितनी सजग और कितनी जागरूक है आपकी शिक्षा के लिए, क्योंकि आप दायित्व नहीं है, आप देश का भविष्य हैं। देश की जिम्मेदारी आप पर है, आप ही आगे चलकर इस देश को संभालने वाले हैं। इसलिए आप देश के लिए, समाज के लिए एक उत्पादक और एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम कर रहे हो, जो आगे चलकर राष्ट्र को उन्नति के मार्ग पर लेके जाएगा। मिड डे मील के भोजन के बाद में 8वीं पंचवर्षीय योजना में भी उच्च शिक्षा पर बल दिया गया और बताया गया कि 18 से 23 वर्ष के आयु वर्ग के 25.2% के नामांकन में वृद्धि हुई है, यानी नामांकन लगातार बढ़ा है, जो बताता है कि भारत में शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है। इसके बाद में हम कह सकते हैं कि व्यक्ति एक सकारात्मक परिसंपत्ति है, राष्ट्र का संसाधन है। व्यक्ति जितना ज़्यादा संसाधन के रूप में काम करेगा, जितना ज़्यादा कौशल हासिल करेगा, राष्ट्र का विकास उतना ही तीव्र गति से होगा। अब हम शिक्षा को एक चार्ट के माध्यम से देखते हैं, जिसमें बताया गया है कि पुरुष को हम हरे कलर से, महिला को लाल कलर से और कुल साक्षरता को नीले कलर से दिखाया गया है, जो बताता है कि साक्षरता में सतत वृद्धि जारी है। इसके पीछे कुछ कारण हैं। सरकार का सतत प्रयास, लोगों में जन जागरूकता, महिला और पुरुष के बीच में बढ़ रहे विभेद को खत्म करना आदि। आज समाज महिलाओं को पराई संपत्ति या पराये घर की बेटी न समझकर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। परिणाम स्वरूप महिला शिक्षा भी तीव्र गति से बढ़ी है और पुरुष साक्षरता भी बढ़ी है। इसी चार्ट के आधार पर आप कुछ प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। जैसे 1951 में जनसंख्या की साक्षरता दर बढ़ी है, तो 1951 से साक्षरता दर बढ़ी है। दूसरा प्रश्न, किस वर्ष भारत में साक्षरता दर अधिक है? चार्ट के माध्यम से आप बता सकते हैं कि साक्षरता लगातार बढ़ रही है, इसलिए जो अंतिम वर्ष होगा जो आपके चार्ट का, वहाँ सर्वाधिक साक्षरता होगी। जैसे इस चार्ट में आपको 2011 दिखाए गए हैं। जब 2021 की जनगणना के आंकड़े आ जाएंगे तब हम कहेंगे 2021 में सर्वाधिक साक्षरता थी। इसके बाद भारत में पुरुषों में साक्षरता दर अधिक इसलिए है क्योंकि महिलाओं के साथ विभेद किया जाता है और विद्यालयों तक भेजने की सुविधा उपलब्ध नहीं है हमारे सामाजिक परिवेश के कारण। तो इस वजह से पुरुषों में साक्षरता ज़्यादा है बजाय महिलाओं के। फिर कहते हैं साक्षर किसे माना जाता है, तो हम एक परिभाषा के रूप में देखते हैं कि साक्षर व्यक्ति वही है जो किसी भाषा को पढ़ सके, समझ सके और लिख सके। जरूरी नहीं कि वो भाषा हिंदी और अंग्रेजी ही हो, वो कोई सी भाषा हो सकती है, कन्नड़ हो सकती है, तमिल हो सकती है, मलयालम हो सकती है, या कोई भी भारतीय भाषा या विदेशी भाषा जिसको वह समझ और लिख सकता है, पढ़ सकता है, वह व्यक्ति साक्षर कहलाता है। चार्ट के माध्यम से हम अनुमान लगा सकते हैं कि 2020 में या आगे
जो साक्षरता दर है वो कैसी रहेगी, तो हम कह सकते हैं कि साक्षरता सतत बढ़ेगी और उसमें गुणात्मक सुधार भी लगातार जारी है। इसके अलावा महिला साक्षरता भी लगातार बढ़ रही है। अब हम कुछ अन्य क्वेश्चन देखते हैं जो हमारी शिक्षा से संबंधित आधारभूत संरचना के संबंध में पूछा जा सकता है। जैसे आपकी पुस्तक पूछती है, क्या कॉलेजों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, तो हम कह सकते हैं हाँ, बिल्कुल बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि जो माध्यमिक स्तर पर शिक्षा हासिल करके उच्च शिक्षा के लिए जा रहे हैं उन बच्चों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। तो इसलिए उनको अच्छी शिक्षा के लिए कॉलेज और कॉलेज में पढ़ाने वाले अध्यापकों की संख्या बढ़ाना जरूरी है। विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़नी चाहिए, क्योंकि इससे क्षेत्रीय विविधताएं कम होगी और एक विश्वविद्यालय पर जो भार है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। भावी महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों के बारे में आपका क्या विचार है, तो हम कह सकते हैं कि भावी महाविद्यालय विश्वविद्यालय ऐसे हो जो विद्यार्थियों को शिक्षण के साथ साथ प्रशिक्षण दे, ताकि वो रोजगार के अंदर और ज़्यादा महारत हासिल करें। इसके बाद में मानव पूंजी को बढ़ावा देने वाला दूसरा महत्वपूर्ण घटक स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य में हम देखते हैं कि सरकार सतत प्रयास करती है कि लोगों को एक अच्छा जीवन स्तर मिले, मृत्यु दर कम हो, जीवन प्रत्याशाएं ज़्यादा हो, शिशु मृत्यु दर कम हो, लोग बीमार न हो, ताकि स्वस्थ रहें, और स्वस्थ व्यक्ति ही राष्ट्र की पूंजी या मानव संसाधन होता है। विद्यालय में आपको दी गई अल्बेंडाजोल की टेबलेट, आयरन की गोलियां, टीकाकरण, आपके वजन का माप आदि सब इसी स्वास्थ्य के विभिन्न घटक हैं जो सरकार की आपके प्रति सजगता बताती है और कोशिश रहती है कि बच्चों को एक अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण देके एक कुशल श्रम बनाया जाए जो आगे चलकर राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। आगे फिर कुछ क्वेश्चन हैं, उनमें सबका कॉमन उत्तर यही है कि डॉक्टरों और नर्सों की संख्या बढ़ाई जाए, औषधालयों की संख्या बढ़ाई जाए, अस्पतालों की संख्या बढ़ाई जाए, ताकि अस्पताल पर मरीजों का भार भी कम हो और साथ साथ उच्च गुणवत्ता युक्त चिकित्सा व्यवस्था सबको मिले। अब हम अंतिम पड़ाव में एक महत्वपूर्ण बीमारी, राष्ट्र की बीमारी कह सकते हैं या व्यक्ति की का अभिशाप कह सकते हैं, यानी बेरोजगारी, इसके बारे में पढ़ेंगे। बेरोजगारी क्या है? एक ऐसी दशा जिसमें आदमी काम तो करना चाहता है लेकिन काम मिलता नहीं है, वो बेरोजगार कहलाता है। लेकिन इस बेरोजगारी के चक्र में वही व्यक्ति शामिल होता है जिसकी आयु न्यूनतम 15 वर्ष हो और अधिकतम 59 वर्ष हो। इसी को हम श्रम बल कहते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं तो भारत में श्रम बल लगभग 40% है, यानी 15 से 60 की उम्र के बीच में 40% लोग हैं जो कार्य करने में सक्षम है। ध्यान रहे, इसमें बीमार और पढ़ने वाले बच्चे शामिल नहीं है, चाहे उनकी उम्र 15 वर्ष से ज़्यादा ही क्यों ना हो। इसी प्रकार हम देखते हैं कि शकल के जो भाई बहन हैं, जीतू और सीतू, वो श्रम शक्ति में शामिल नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि वो अभी बच्चे हैं, छोटे हैं और उनकी उम्र कम है। परिणाम स्वरूप अभी उनको खेलने पढ़ने का समय है, इसलिए वो श्रम बल में शामिल नहीं होते। तो जो श्रम बल में शामिल होता है उसी को हम बेरोजगार कहते हैं, अगर रोजगार नहीं मिले तो हम देखते हैं कि जो 40% श्रम शक्ति है हमारी, उसमें से बहुत से लोग हैं जिनको काम नहीं मिल रहा है, वो बेरोजगार कहलाते हैं। और इन्हीं बेरोजगारों में हम क्षेत्र के आधार पर दो भागों में बांट सकते हैं, ग्रामीण और नगरीय बेरोजगारी। ग्रामीण क्षेत्र में जो बेरोजगारी पाई जाती है वो मौसमी होती है और प्रछन्न या छिपी हुई बेरोजगारी होती है। मौसमी बेरोजगारी तब होती है जब किसी व्यक्ति को थोड़े से समय के लिए काम मिल जाए और बाकी कुछ समय के लिए फिर वो बेरोजगार हो जाए, फिर थोड़े समय के लिए काम मिल जाए। जैसे कृषि की बुआई के समय किसी व्यक्ति को रोजगार मिलता है और फिर कृषि की वर्दी के टाइम में नहीं, लेकिन कृषि के काटने के समय पुनः रोजगार मिल जाता है। इस बीच के टाइम में वो व्यक्ति बेरोजगार होता है, इसी को हम मौसमी बेरोजगारी कह देते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी ऐसी बेरोजगारी जिसमें व्यक्ति काम करता तो नजर आता है लेकिन उत्पादन नहीं बढ़ता। जैसे किसी क्षेत्र में या किसी खेत में काम करने के लिए 2 श्रमिक पर्याप्त है, लेकिन उसमें 5 व्यक्ति काम कर रहे हैं, तो ये 3 व्यक्ति उत्पादन तो नहीं बढ़ा रहे हैं लेकिन काम करते नजर आ रहे हैं। इन तीनों को हटाने से भी उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए ये 3 व्यक्ति जो इस भूमि पर 2 के अलावा काम कर रहे थे, ये छिपी हुई बेरोजगारी के उदाहरण हैं। शहरी क्षेत्रों में प्राय शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है, यानी शहरी क्षेत्रों में बच्चे पढ़ लिख लेते हैं लेकिन रोजगार नहीं प्राप्त करते, इसलिए ऐसे व्यक्ति शिक्षित बेरोजगार कहलाते हैं। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। क्या आप बता सकते हैं कि बिहार में ज़्यादा बेरोजगारी है या फिर केरल में ज़्यादा बेरोजगारी है?
निश्चित रूप से केरल में ज़्यादा बेरोजगारी है, क्योंकि केरल में लोग शिक्षित ज़्यादा है, इसलिए शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है। लोग कृषि कार्य करना नहीं चाहते होंगे, ये वजह हो सकती है, या लोगों को एक सम्मानजनक रोजगार नहीं मिलता, तब तक वो तैयारी करते रहते हैं, परिणाम स्वरूप वो बेरोजगार रहते हैं। जबकि बिहार के लोग श्रमिक क्षेत्र में काम करते हैं, बड़े ही कर्मठ होते हैं, इसलिए वो जो भी काम मिलता है उसको बड़ी लगन से करते हैं, परिणाम स्वरूप बिहार में बेरोजगारी की दर कम है। इस बेरोजगारी में सबसे ज़्यादा जो बेरोजगारी है वो तकनीकी क्षेत्र में पाई जाती है। तकनीकी लोग सर्वाधिक बेरोजगार हैं। तकनीकी शिक्षा हासिल करने के बाद में जो रोजगार प्राप्ति की दर है वो बहुत धीमी है, परिणाम स्वरूप इसमें बड़ी विकट स्थिति पाई जाती है। बेरोजगारी जनशक्ति संसाधन की बर्बादी भी है, क्योंकि जैसे हमने जापान का उदाहरण देखा कि जापान ने किस प्रकार अपने लोगों को मानव पूंजी में बदलकर किस प्रकार से भौतिक पूंजी का विकास किया और राष्ट्र का निर्माण किया, संसाधन के नहीं होते हुए भी किस प्रकार से सबसे बड़ी सकल घरेलू उत्पाद वाली अर्थव्यवस्था के रूप में स्वयं को स्थापित किया। अगर श्रमिक को काम नहीं मिलता है तो वो बेरोजगार होता है, परिणाम स्वरूप बेरोजगारी के स्तर पर रहने के कारण वो जीवन निर्वाह का स्तर ही प्राप्त कर पाता है, यानी वो मुश्किल से 2 टाइम का खाना ही जुगाड़ कर पाता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति कभी अर्थव्यवस्था में मांग नहीं बढ़ाता, इसलिए अर्थव्यवस्था में एक मंदी का सूचक पैदा हो जाती है। ध्यान रहे, भारत में करोड़ों लोग हैं जो रोजगार चाहते हैं, रोजगार नहीं मिलता, यानी बेरोजगार हैं। यदि इन सबको काम दे दिया जाए तो राष्ट्र की अर्थव्यवस्था भी आगे बढ़ सकती है, बेरोजगारी दूर हो सकती है, जीवन निर्वाह के स्तर से हम ऊपर उठ सकते हैं और एक भावी भविष्य के सुनहरे भारत का निर्माण भी कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। भारत में सांख्यिकी रूप से बेरोजगारी जो दर है वो निम्न है। कैसे? सांख्यिकी रूप से कैसे? कि भारत में जो बेरोजगारी है या जो रोजगार है वो 2 क्षेत्रों में मापा जाता है, एक संगठित क्षेत्र और एक होता है असंगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र वह होता है जहाँ पर व्यक्तियों का नामांकन होता है, उनका संगठन होता है और उनको वेतन मिलता है, उनके भविष्य निधि में पैसे जमा होते हैं और रिटायरमेंट के टाइम में उनको सारी सेवाओं का लाभ मिलता है। जबकि असंगठित क्षेत्र में वो लोग आते हैं जो दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करते हैं और इनका कोई संगठन नहीं होता है, कभी भी इनको काम पे लगाया जा सकता है, कभी भी काम से निकाला जा सकता है। ऐसे क्षेत्र के श्रमिक असंगठित कहलाते हैं। भारत में संगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग मात्र 4% है और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का प्रतिशत 96 है, यानी 96% लोगों के डाटा सरकार के पास नहीं है, मात्र 4% लोगों के डाटा सरकार के पास है। इसीलिए हमने कहा कि सांख्यिकी रूप से भारत में बेरोजगारी की दर कम है, अन्यथा बेरोजगारी की दर भारत में कम नहीं है। इसके अतिरिक्त प्राथमिक क्षेत्र यानी जो कृषि है, जहाँ पर हमने छिपी हुई बेरोजगारी देखी, मौसमी बेरोजगारी देखी, वहाँ एक श्रम का बहुत बड़ा तबका है, वो काम में लगा रहता है और एक जीवन निर्वाह स्तर पर ही काम करता रहता है। जैसे उदाहरण के रूप में बताऊं, प्राथमिक क्षेत्र, जैसे हमने 3 क्षेत्र पढ़े थे ना, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। तो प्राथमिक क्षेत्र जिसको हम कृषि और कृषि से सहायक क्षेत्र कहते हैं, वहाँ सकल घरेलू उत्पाद का जो हमने पहले परिभाषा देखी, यानी राष्ट्र में मात्र 20% से भी कम योगदान है। लेकिन अगर रोजगार की बात करें तो 65% या 60 से 65% रोजगार लोगों को कृषि क्षेत्र देता है। इसलिए जो बेरोजगार है वो कृषि में खप जाते हैं, इसलिए बेरोजगारी दिखाई नहीं देती है। जैसे हमने मौसमी और छिपी हुई बेरोजगारी में देखे कि लोग काम करते हुए नजर आ रहे हैं लेकिन उत्पादन नहीं बढ़ रहा है। कुशल मानव श्रम के लिए हम एक कहानी को देखते हैं कि किस प्रकार से एक गांव स्वयं को एक अच्छी स्थिति में लाकर राष्ट्र निर्माण और गांव के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ये गांव आपका गांव भी हो सकता है। हम एक उदाहरण लेते हैं कि एक ऐसा गांव है जिसमें कोई विद्यालय नहीं है, सब लोग कृषि कार्य करते हैं और अपना जीवन गुजर कर रहे हैं। एक परिवार आगे आता है, अपने बच्चे को पढ़ने के लिए बाहर भेजता है। वो बच्चा कृषि से इंजीनियरिंग करता है और वापस गांव आता है और अपने सृजनात्मक बुद्धि से वो ऐसे उपकरण बनाता है कि गांव में उत्पादन की मात्रा बढ़ जाती है और बढ़ी हुई उत्पादन की मात्रा से पूरा गांव उच्च उपभोग करता है और शेष बची हुई फसलों का वो दूसरे पड़ोसी गांव में या शहरों में निर्यात कर देता है। अब इसी गांव की एक लड़की सिलाई का प्रशिक्षण लेके आती है और वह कपड़ा सिलने लगती है और सारे गांव के कपड़े अब वही लड़की सिलती है। गांव को कपड़ा सिलाने के लिए बाहर नहीं जाना होता। इस प्रकार गांव आत्मनिर्भर बनता जाता है। दूसरी ओर हम देखें कि अब गांव में विद्यालय खुले हैं,
लोगों में जागरूकता आई है, सभी अपने बच्चों को पढ़ाने पर ध्यान दे रहे हैं। परिणाम स्वरूप गांव का विकास तीव्र गति से हुआ है। गांव के विकास के साथ साथ राष्ट्र का निर्माण भी हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि जो व्यक्ति काम कर रहे हैं उनको भी लाभ हो रहा है और इसके साथ साथ अन्य व्यक्तियों को भी लाभ हो रहा है। परिणाम स्वरूप मानव पूंजी का निर्माण हो रहा है, जो देश के भविष्य के लिए और देश के एक उच्च पूंजी निर्माण में सहायक होता है। तो इस प्रकार से एक ऐसा सुचक्र शुरू हो जाता है कि पहले गांव का व्यक्ति रोजगार पाता है, फिर वो उत्पादन बनाने वाले उपकरण बनाता है, लोगों को रोजगार देता है, उत्पादन बढ़ता है, गांव आत्मनिर्भर बनता है, फिर शिक्षा बढ़ती है, फिर और लोगों को प्रशिक्षण मिलता है। इस प्रकार से अर्थव्यवस्था में एक सुचक्र शुरू हो जाता है, जो मानव पूंजी को निर्माण को 4 चांद लगा देता है। तो इसके साथ ही हमारा मानव संसाधन का ये अध्याय समाप्त होता है। मिलते हैं अगले अध्याय के अंदर, तब तक पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना, और कोई कमेंट हो तो उसमें आप मेरे को बेझिझक पूछ सकते हैं। इसी उज्जवल भविष्य की कामना के साथ जय हिंद, जय भारत।